वर्तमान अगर नीतियां ठीक होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। बिजली विभाग के एमडी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की गीता पढ़िए। सवाल इसमें यह है कि कहीं राजनीतिज्ञों को या फिर पॉलिटिशियंस को भी अफसर गीता पढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं या फिर कागजी कार्यवाही में उलझाने की कोशिश कर रहे हों ताकि इस तरह के फैसले लिए जा सके। ये सारी चीजें तब हुई हैं जब वर्तमान नीतियों में कहीं ना कहीं खामियां हैं। फ्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर लेते हैं, है ना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो फील्ड का स्टाफ है उसमें भारी कमी है और दूसरी तरफ जो है वो टॉप पे सरप्लस ऑफिसर्स हैं। तब से सरकार सर्कल पे सर्कल खोले जा रही है। हाल ही में देहरा में एक सर्कल विद्युत डिपार्टमेंट का खुला, उसके बाद हमीरपुर में एक सर्कल खोला जा रहा है। तो ऐसे में जब हमने बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों से बात की, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार कॉस्ट कम करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ सर्कल खोले जा रहे हैं जिसके लिए भी एक्सपेंडिचर करोड़ों में लग रहा है। तो ऐसे में रिसोर्स मोबिलाइज सरकार कहाँ कर पा रही है? ये कुछ विरोधाभासी बातें जो है यूनियन की तरफ से भी आते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया, उन्होंने कहा कि सरकार को कॉस्ट कम करने के लिए अपने सीपीएस हटाने चाहिए, विभिन्न श्रेणियों के पद। सीपीएस के कॉस्ट कट करने से कितना फायदा होगा? एचपीसीएल में सरकार नए सीएमडी की नियुक्ति करने जा रही है। मेरे ख्याल से पहली बार ये कदम सरकार लेने वाली है। इसके पीछे सरकार की थॉट प्रोसेस क्या है? और सर, इन सेवाओं को रद्द करने के पीछे, क्योंकि अलग अलग श्रेणियों के पहले तो पद बर्खास्त किए गए, इनके पीछे सरकार का रीजन क्या लो कॉस्ट ही था या फिर इसके पीछे कोई और रीजन था? ये रेगुलर फीचर है। रीस्ट्रक्चरिंग और रैशनलाइजेशन जो है वो हर स्तर पे होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर स्टेट में होता है। इवन भारत सरकार के लेवल पे भी हुआ है, बीएसएनएल में अभी रिसेंट पास्ट में हुआ था। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ ड्राइवर्स की बात है, इससे पहले जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की ने 2018 में फैसला लिया कि बिजली बोर्ड कोई सरकारी व्हीकल नहीं खरीदेगा। आज उनके पास 145 व्हीकल हैं, 216 ड्राइवर हैं। और ये किस तरह से इनको एंगेज किया गया, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने सरकारी वाहन नहीं खरीदने हैं, हमने सिर्फ इसको प्राइवेट जो टैक्सीज हैं उनको हायर करना है, और दूसरी तरफ ड्राइवर जो है आउटसोर्सिंग पे रख रहे हैं, है ना। तो ये बिना काम के ये बैठे थे, लेकिन इनकी बात यहाँ पे चर्चा हुई, हमने इसको सहानुभूतिपूर्वक जो है सुना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में जब इसकी चर्चा होगी, हम क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट है वो कैबिनेट में जाएगी, हम वहाँ पे सरकार से अनुरोध करेंगे, कैबिनेट से अनुरोध करेंगे कि अगर किसी और विभाग में ड्राइवर आउटसोर्स पे रखने होंगे तो इनको प्राथमिकता दी जाए। देखिए, कैबिनेट सब कमेटी की एक मीटिंग जो है वो 30 अगस्त 2024 को हुई थी और उसमें सोशल मीडिया पर लगातार कुछ मिनट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये डिसीजन सरकार ने बहुत पहले ले लिया था या फिर सब कमेटी ने बहुत पहले ले लिया था। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या उसी समय ये डिसाइड कर लिया था? अब ये तो इसमें तो क्या बोलूं मैं, कब किस लेवल पे फैसला हुआ इसके बारे में मुझे ज्यादा। आपकी अध्यक्षता में 30 अगस्त 2024 को एक मीटिंग हुई थी इसी सब कमेटी की पहली। कुछ पॉइंट्स डेलिब्रेट उसमें हुए थे। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बिजली बोर्ड से ही आती है। यहाँ जो प्रेजेंटेशन अधिकारी रखते हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास तो और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई है नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर आई, जैसे ये जो ड्राइवर, क्योंकि बाकियों को ले ऑफ नहीं किया है, उनको सिर्फ ट्रांसफ़र किया एक जगह से दूसरी जगह पे। ड्राइवर्स का क्योंकि दिवाली अभी ज़्यादा मतलब जल्दी आने वाली है, तो मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस महीने में उनको कंटिन्यू कर लिया जाए, मतलब इस महीने की सैलरी उनको दे दी जाए। आपने अधिकारियों की बात की। बिजली विभाग के एमडी से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की गीता पढ़िए। सवाल इसमें यह है कि कहीं राजनीतिज्ञों को या फिर पॉलिटिशियंस को भी अफसर गीता पढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं या फिर कागजी कार्यवाही में उलझाने की कोशिश कर रहे हों ताकि इस तरह के फैसले लिए जा सके। आपको क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी समय से सवाल भी घूम रहा था कि मिसलीड तो आप लोगों को भी ब्यूरोक्रेसी कर रही है? देखिए, मिसलीड करने का किसी का उद्देश्य नहीं है जहाँ मैं समझता हूँ, क्योंकि सबका एक उद्देश्य है कि हम इस एंटिटी को सस्टेनेबल कैसे बनाएं, और सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि वर्तमान अगर नीतियां ठीक होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज हमारे फील्ड स्टाफ जो था वो उसकी 60% से ज़्यादा कमी नहीं होती। आज हमें मेंटेनेंस गैंग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू नहीं रखनी पड़ती। आज हमें आउटसोर्स स्टाफ नहीं रखना पड़ता। ये सारी चीज़ें तब हुई हैं जब वर्तमान नीतियों में कहीं ना कहीं खामियां हैं।
और इसमें काफ़ी लंबे समय से जो है वो इसमें सुधारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। हमारे सिस्टम में दिक्कत क्या है कि फ्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर लेते हैं, है ना। एक तरफ हम पीएचडी को जो है वो देख रहे हैं कि वो पीएन लगने के लिए भी अप्लाई कर रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक जो मैट्रिकुलेट है वो जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी भी बन रहा है ना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो फील्ड का स्टाफ है उसमें भारी कमी है, और दूसरी तरफ जो है वो टॉप पे सरप्लस ऑफिसर्स हैं। 2006 से 2022 तक 60% इंक्रीज जो है क्लास 1 ऑफिसर्स के कैडर में हुई है। तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार के खर्चे को बढ़ाता है। तो आज इसको बैलेंस बनाने की जरूरत है, जहां जिसकी जरूरत है जरूरत के हिसाब से हम हर चीज करें। धर्मानी जी, इस पे एक सवाल और भी आ रहा है कि एक तरफ से सरकार सर्कल पे सर्कल खोले जा रही है। हाल ही में देहरा में एक सर्कल विद्युत डिपार्टमेंट का खुला, उसके बाद हमीरपुर में एक सर्कल खोला जा रहा है। तो ऐसे में जब हमने बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों से बात की, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार कॉस्ट कम करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ सर्कल खोले जा रहे हैं जिसके लिए भी एक्सपेंडिचर करोड़ों में लग रहा है। तो ऐसे में रिसोर्स मोबिलाइज सरकार कहाँ कर पा रही है? ये कुछ विरोधाभासी बातें जो है यूनियन की तरफ से भी आते हैं। वो जब हेडक्वार्टर लेवल के तो वो एडवोकेसी करते हैं कि यहाँ पोस्टें क्रिएट की जाएं, उनको भरा जाए, फील्ड के लिए वो मना करते हैं। आइडियली तो इतने फील्ड ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है, आइडियली इतने ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत नहीं है ना। कहीं हम जो है वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन फील्ड ऑफिस जो है खास करके जेई, एसडीओ एंड एक्शन डिवीजन तक के जो ऑफिसेज हैं ये डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े होते हैं। इससे ऑनवर्ड अपवर्ड्स जितने भी ऑफिसेज हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए हैं या टेक्निकल एडवाइस के लिए हैं। लेकिन जनता के साथ सीधे तौर पे जो है चाहे जेई के नीचे हमारा टीममेट है, लाइनमैन है और एएलएम है, या जेई, एसडीओ और एक्शन तक जो है वो डायरेक्टली जनता से जुड़ा होता है। और यहीं से जो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्रेसल के लिए भी यही लोग फील्ड में होते हैं, और रेवेन्यू भी इनके थ्रू ही जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें, हायर पोस्टों की भी जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की जरूरत है। देखिए, इस पूरे मसले पर जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया, उन्होंने कहा कि सरकार को कॉस्ट कम करने के लिए अपने सीपीएस हटाने चाहिए, विभिन्न श्रेणियों के पद नहीं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड दैट? अगर ठीक है, कॉस्ट कटिंग जहाँ भी हो वो तो उनका कहना है, लेकिन सीपीएस के कॉस्ट कट करने से कितना फायदा होगा? वो तो सिंबॉलिक होगा। हाँ? कितना फर्क पड़ेगा उसका? क्या उससे मतलब ये सारा सिस्टम चल सकता है? डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हैं वो इसलिए देनी पड़ती हैं क्योंकि पब्लिक और सरकार के बीच में गैप को ब्रिज किया जाए, उस गैप को बीच में जो है किसी न किसी को सेतु बनाया जाए, इसलिए की जाती है। एचपीसीएल में सरकार नए सीएमडी की नियुक्ति करने जा रही है, मेरे ख्याल से पहली बार ये कदम सरकार लेने वाली है। इसके पीछे सरकार की थॉट प्रोसेस क्या है? इसके पीछे यही है कि एक तो डिसीजन लेने की पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होती है, और दूसरा है कि हम एक ऑफिस पे ही आपके ये फैसले होते हैं। बाकी जो पॉलिसी डिसीजन है उसके लिए तो सेक्रेटरी पावर के पास एमडी, सीएमडी को आना ही पड़ेगा, चाहे एमडी है चाहे सीएमडी है। और यही प्रपोजल जो है हम एचपीएससी बेल के लिए भी देंगे। सीएमडी हैज़ टू अप्रोच द गवर्नमेंट मीन्स सेक्रेटरी पावर फॉर एनी पॉलिसी चेंज, फॉर एनी पॉलिसी इंटरवेंशन। मंत्री राजेश धर्मानी हमारे साथ थे। जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया था कि बिजली विभाग को घाटे से किस तरह उबारा जाए, मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, और उस कमेटी की पहली बैठक 30 अगस्त 2024 को हुई थी, और आज भी बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों के साथ राजेश धर्मानी की बातचीत हुई है। तो फिलहाल आपने राजेश धर्मानी को सुना। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।